आयतनात्मक विश्लेषण सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस सीरीज के दूसरे भाग में हमने जाना था कि मानक विलयन यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। दूसरे भाग में हमने ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन यानी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्या सिद्धांत है इसके बारे में भी चर्चा की थी। और भाग 2 में हमने देखा था कि ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं और उस तुल्यांकी भार की सहायता से किस प्रकार हम उनके मानक विलयन बना सकते हैं। जब रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करते हैं तो कई बार हमें अपचायक पदार्थों के भी मानक विलयन बनाने होते हैं। तो इस भाग 3 में हम चर्चा करेंगे कि अपचायक पदार्थों का मानक विलयन कैसे बनाएं। उसके लिए आवश्यक होगा कि हम यह जानें कि अपचायक पदार्थों का तुल्यांकी भार अर्थात इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन की, जिसके कि 2 प्रकार होते हैं, परमैंगनेट से और डाइक्रोमेट से। तो इस भाग 3 में हम परमैंगनेट से रेडॉक्स टाइट्रेशन किस प्रकार होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए भाग 3 को शुरू करते हैं अपचायक के तुल्यांकी भार से। किसी भी अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो 8 भाग ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो पदार्थ का वह हिस्सा जो कि ऑक्सीजन के 8 भाग से ऑक्सीकृत होता हो या ऑक्सीडाइज होता हो, उसे हम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड एक अपचायक है और इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम इन समीकरणों की ओर देखते हैं। पहले समीकरण से आप पाएंगे कि KMnO4 के 2 अणु मिले हैं और उससे हमें 5 ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं। फिर ये जो 5 ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं वह 5 अणु ऑक्जेलिक एसिड से क्रिया करते हैं। ये दूसरी समीकरण में आप देख पा रहे हैं। इसी को सरलीकृत रूप में रखें तो हम पाएंगे कि ऑक्जेलिक एसिड का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से अभिक्रिया करता है। चूंकि 16 भाग ऑक्सीजन 126 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्सीकृत कर रहा है। ये तीसरे समीकरण से आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन का जो 16 भाग है वो 126 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करता है। तो 8 भाग ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 63 ग्राम। तो 8 भाग जो ऑक्सीजन है वो 63 ग्राम यानी 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीकृत कर देगा। तो अभी हमने जाना था कि 8 भाग ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जितने भार को ऑक्सीकृत करता है वही उसका तुल्यांकी भार होता है। तो अतः ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63 होगा। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की कि इसका तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करें। फेरस सल्फेट भी एक अपचायक है और अम्लीय माध्यम में KMnO4 द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उससे फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना चाह रहे हैं फेरस सल्फेट का, तो वही समीकरण जो हमने पहले देखी थी कि KMnO4 के 2 अणु 5 परमाणु ऑक्सीजन के देते हैं, पहले समीकरण से स्पष्ट है। और फेरस सल्फेट
जो है ऑक्सीजन के एक परमाणु से अभिक्रिया कर फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है। चूंकि 16 भाग ऑक्सीजन 2 फेरस सल्फेट अणुओं के लिए है, तो हमने यहाँ फेरस सल्फेट के मोलिकुलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई किया है कि 16 भाग जो ऑक्सीजन है 2 × 278 भाग फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करेगा। तो 16 भाग करता है 2 × 278 को, तो एक भाग करेगा 2 × 278 अपॉन 16 और 8 भाग करेंगे 2 × 278 अपॉन 16 to 8 इक्वल्स टू 278 ग्राम। तो यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि फेरस सल्फेट का जो अणु भार है वही इसका तुल्यांकी भार है। अब बात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की। इसे मोहर लवण भी कहा जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जनरली हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो हवा की ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं और बेसिक नेचर के सल्फेट बनाते हैं। इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम फेरस सल्फेट की बजाय फेरस अमोनियम सल्फेट को यूज करते हैं। ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है ये हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस सल्फेट का एक ही अणु उपस्थित होता है और अभी हमने देखा था कि फेरस सल्फेट का जो अणु भार है वही उसका तुल्यांकी भार होता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का भी तुल्यांकी भार अणु भार समान ही होते हैं और वो होता है 392। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस की, यानी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन की। इसके कई उदाहरण होते हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण की बात ही हम यहाँ करेंगे। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस लवण की, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस लवण की। तो ऑक्सीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि दो तरह से हो रहा है, या तो ये परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर डाइक्रोमेट की तरह, डाइक्रोमेट की वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम इनको दो भागों में बांट दें कि एक तो परमैंगनेट वाले अनुमापन और दूसरे डाइक्रोमेट वाले अनुमापन। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमैंगनेट से जो अनुमापन किया जाता है उसके बारे में। Fe सेकंड आयनों का KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है और इस KMnO4 से कई ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हो सकती हैं। KMnO4 की खासियत यह है कि यह अम्लीय माध्यम हो, चाहे क्षारीय माध्यम हो या उदासीन माध्यम हो, तीनों ही माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो पहले बात करते हैं प्रबल अम्लीय माध्यम की। प्रबल अम्लीय माध्यम में इसका अपचयन Mn2+ में होता है, जो पहली अभिक्रिया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें प्रदर्शित किया गया है। और यदि माध्यम प्रबल अम्लीय नहीं है, उसके बजाय दुर्बल अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है, तो यह MnO2 में अपचयित होता है, जो अभिक्रिया 2 और 3 में दर्शाया गया है। तो याद ये रखना है कि प्रबल अम्लीय माध्यम में KMnO4 का जो अपचयन होगा वो Mn2+ में होगा, जबकि दुर्बल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इसका अपचयन MnO2 के रूप में होगा। यदि माध्यम उदासीन हो तब भी MnO4- आयन जल के साथ जो समीकरण हमने ऊपर दिए हैं उनके अनुसार ही क्रिया करते हैं और OH- आयन को मुक्त करने लगता है और वो माध्यम दुर्बल क्षारीय हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अभिक्रिया का माध्यम उदासीन भी रखते हैं तो अभिक्रिया में जो MnO4- आयन उत्पन्न हुआ है वह OH- आयन को मुक्त करने लगता है, और यह जो OH- आयन मुक्त हो रहा है उसकी वजह से माध्यम
दुर्बल क्षारीय हो जाता है। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जब प्रबल अम्लीय माध्यम है तो KMnO4 का अपचयन Mn2+ आयन में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों में यह MnO2 के रूप में अपचयित होगा। प्रबल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का अपचयन K2MnO4 में हो जाता है। ये जो इस अभिक्रिया में स्पष्ट है, आपकी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। अब जो हमने इतनी बात की कि प्रबल अम्लीय माध्यम हो तो KMnO4 का अपचयन हो जाता है Mn2+ आयन में। जब दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय माध्यम हो तो वह MnO2 में अपचयित हो जाता है। जब माध्यम उदासीन होता है तो माध्यम स्वतः दुर्बल क्षारीय हो जाता है, तब भी वह MnO2- में अपचयित होता है। और यदि प्रबल क्षारीय माध्यम है तो यह MnO4- में अपचयित हो रहा है। तो अर्थात जो KMnO4 का अपचयन हो रहा है वह माध्यम के pH पर निर्भर करता है, और जब उसका अपचयन pH पर निर्भर करेगा तो KMnO4 का तुल्यांकी भार भी माध्यम के pH पर निर्भर करेगा। KMnO4 स्वयं चूंकि प्रत्येक माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, फिर भी सही परिणाम के लिए सामान्यतः हम इसका प्रबल अम्लीय माध्यम में ही उपयोग करते हैं। प्रबल अम्लीय माध्यम में कई अभिकर्मों का मात्रात्मक विश्लेषण हम KMnO4 के द्वारा कर सकते हैं। KMnO4 का सबसे पहले उपयोग F मेर्गुराइट ने किया था। उन्होंने सबसे पहले Fe2 आयनों की टाइट्रेशन में KMnO4 को यूज किया था, और जिस तरह से F मेर्गुराइट ने टाइट्रेशन में KMnO4 को यूज किया था, उस अभिक्रिया को यहाँ आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ दर्शाया गया है। फेरस लवण के रूप में फेरस सल्फेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट किसी का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट का उपयोग ज्यादा ठीक रहता है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि यदि हम फेरस सल्फेट को उपयोग में लेते हैं तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट के लवण इस तरह से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो बेहतर यह रहता है कि अगर फेरस लवण की टाइट्रेशन करनी हो तो फेरस सल्फेट के बजाय फेरस अमोनियम सल्फेट को यूज किया जाए। दोनों के बीच में कॉमन चीज ये है कि जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वही इनका इक्विवेलेंट वेट है। तो फेरस लवण और KMnO4 की जब टाइट्रेशन की जाती है तो KMnO4 को ब्यूरेट में लिया जाता है, और फेरस लवण का जो विलयन है उसको पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। और जब टाइट्रेशन करते हैं तो किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि KMnO4 खुद एक सूचक की तरह, इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। और प्रत्येक टाइट्रेशन में हम थोड़ा H2SO4 डाल देते हैं। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके कि जब भी हम KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं तो प्रबल अम्लीय माध्यम में करने से हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो जब टाइट्रेशन हम कर रहे होते हैं तो हर टाइट्रेशन के समय उस सॉल्यूशन में जिसकी कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि ये जो H2SO4 हमने डाला है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितने प्रोटॉन्स की आवश्यकता होती है उनकी यह सप्लाई कर देता है। और जब ये H2SO4 अगर हम नहीं डालते हैं और प्रोटॉन की पूर्ति बराबर नहीं हो पाती है तो जो Mn2+ है जो अभिक्रिया में बनता है वह KMnO4 को MnO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब हम फेरस आयन के विलयन को पिपेट से नापकर कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं तो टाइट्रेट करने से पूर्व उसमें हमें थोड़ा सा H2SO4 मिला देना चाहिए। यह H2SO4 रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए आवश्यक प्रोटॉन देता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, हमने H2SO4 नहीं डाला, तो अभिक्रिया में जो
Mn2 प्लस आयन बनेगा वह KMnO4 को ऑक्सीकृत कर देगा, जिसे कि अभिक्रिया के रूप में यहां दर्शाया गया है। और इससे हमें रिजल्ट भी सही नहीं मिलेंगे और अंतिम बिंदु पर जो है पूरा विलयन गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो यह तो अभी हमने चर्चा की थी कि KMnO4 से हम फेरस लवण की टाइट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पर KMnO4 से सारी टाइट्रेशन हम नहीं कर सकते। इसके उपयोग की भी कुछ सीमा है, आइए उन पे बात करते हैं। KMnO4 को केवल H2SO4 वाले अम्लीय माध्यम में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो कोनिकल फ्लास्क में जो हमने फेरस लवण का विलयन लिया है उसमें थोड़ा H2SO4 डाल देंगे। तो KMnO4 से जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो H2SO4 वाला अम्लीय माध्यम ही लिया जाता है। यदि हम माध्यम को अम्लीय HCl के जरिए कर दें तो फिर KMnO4 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम HCl का यूज करते हैं तो HCl स्वयं क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है और उसमें KMnO4 की कुछ मात्रा खर्च हो जाती है और हमें सही रिजल्ट नहीं आता। HCl से जब हम माध्यम को अम्लीय करते हैं तो टाइट्रेशन तो पूरी हो जाती है, लेकिन हम जो KMnO की मात्रा ज्ञात करते हैं टाइट्रेशन पूरी होने के लिए अंतिम बिंदु पर, उस KMnO4 की जो कुल मात्रा है उनमें से कुछ मात्रा HCl के ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाती है और हमें सही रीडिंग नहीं मिल पाती है। तो इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जब भी KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमें अम्लीय माध्यम के लिए H2SO4 का ही प्रयोग करना है। HCl का प्रयोग नहीं कर सकते, HNO3 का भी प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात कि पोटेशियम परमैंगनेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है तो उनकी पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। और ये प्राथमिक मानक क्यों नहीं है? क्योंकि जब विलयन को रखते हैं तो उसमें ठोस MnO2 बनने लगता है। तो जब कभी KMnO4 के सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो यूज करने से पहले उसको छान लेते हैं ताकि जो ठोस MnO2 बना है वो हमारे अभिक्रिया के बीच में बाधा उत्पन्न न करे। यदि ये विलयन हमारा धूप में रखा रह गया तो MnO4 से MnO2 की अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सनलाइट जो है वह उत्प्रेरक का काम करेगा जो कि KMnO4 से MnO2 बनने लगता है। सनलाइट के अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश के अलावा अगर विलयन में कोई कार्बनिक द्रव्य भी है तो वह भी KMnO4 से MnO2 के रूपांतरण में सहायक होता है। इसलिए जरूरी होता है कि KMnO4 सॉल्यूशन को यूज करने से पहले उसका ऑक्जेलिक एसिड से या सोडियम ऑक्जेलेट के सॉल्यूशन से उसका मानकीकरण कर लें। तो ऑक्जेलिक एसिड का या सोडियम ऑक्जेलेट का जो सॉल्यूशन होता है वह प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जबकि KMnO4 का सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम तभी काम में लेते हैं जबकि उसको हम पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण कर लें। पोटेशियम परमैंगनेट को हम प्राथमिक मानक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी जब हमने ये बात की कि KMnO4 सॉल्यूशन में समय के साथ उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, उसके अगर सनलाइट है तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि उपयोग करने से पहले हम उसका मानकीकरण कर लें। और मानकीकरण किससे करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड से या सोडियम ऑक्जेलेट से। तो जनरली हम सोडियम ऑक्जेलेट द्वारा ही KMnO4 का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। क्योंकि सोडियम ऑक्जेलेट का एक अणु ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट का तुल्यांकी भार हो गया अणु भार बटा 2, क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है। क्योंकि सोडियम ऑक्जेलेट का अणु भार 134.02 है तो उसका तुल्यांकी भार हो गया 67.01 67.01।
तो हम क्या करेंगे कि अब तुल्यांकी भार भी हमें ज्ञात हो गया है, तो इसकी सहायता से हम जितने हमें विलयन बनाना है उसकी सही सही मात्रा तोलकर उतना विलयन हम बना लेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें n/10 का विलयन बनाना है और 1000 ml बनाना है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर तुल्यांकी भार 1000 ml में घुला हुआ हो तो वह 1n सॉल्यूशन बनता है। क्योंकि हमें n/10 का सॉल्यूशन बनाना है तो तुल्यांकी भार को हम 10 से डिवाइड कर दें तो 6.7010 ग्राम पदार्थ को हम तोलेंगे। तोलते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि दशमलव की चौथी संख्या तक हमें इसको बिल्कुल सही सही तोलते हैं। तोलने के पश्चात 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको घोल लेते हैं। जब वो थोड़ा घुल जाता है तो उसमें एक पर्कनली सांद्र H2SO4 डाल देते हैं और फिर आसुत जल की सहायता से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को निशान तक जल से भर देते हैं। तो इस प्रकार n/10 का हमारा सोडियम ऑक्जेलेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और यह सोडियम ऑक्जेलेट का सॉल्यूशन हमारा प्राथमिक मानक विलयन है और इसकी सहायता से हम KMnO4 विलयन का मानकीकरण कर लेते हैं और जब KMnO4 विलयन का मानकीकरण हो जाता है तो उस KMnO4 विलयन से हम फेरस लवण के विलयन का सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। KMnO4 का भी हम लगभग n/10 विलयन बनाएंगे क्योंकि हमने सोडियम ऑक्जेलेट का भी n/10 विलयन बनाया था। यह तो आप जानते ही हैं कि जब कभी भी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो दोनों विलयनों की जिनके बीच में की टाइट्रेशन की जा रही है उनकी सांद्रता लगभग समान होनी चाहिए। तो हमने सोडियम ऑक्जेलेट जब n/10 बनाया है तो KMnO4 भी लगभग n/10 बनाएंगे। अब इस KMnO4 को हम ब्यूरेट में भर देंगे। सोडियम ऑक्जेलेट को पिपेट की सहायता से एक कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और उसमें थोड़ा H2SO4 डाल देते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी कि जब कभी KMnO4 से कोई टाइट्रेशन हो रही हो तो हम कॉनिकल फ्लास्क जो हमने विलयन लिया उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं और जब ये टाइट्रेशन हम आरंभ करेंगे, चूंकि हमने 20 ml सोडियम ऑक्जेलेट का विलयन लिया है तो लगभग 15-16 ml KMnO4 का विलयन तो हम डाल देंगे तेजी से। इसके बाद में यह जिस विलयन को हम टाइट्रेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए KMnO4 को एक एक बूंद कर डालते हैं और जब अंतिम बिंदु आता है तो उस समय विलयन का रंग पूरा गुलाबी हो जाता है और इस प्रकार जितना KMnO4 यूज हुआ है उस आयतन को हम नोट कर लेते हैं और टाइट्रेशन को तब तक दोहराते हैं जब तक कि दो सुसंगत पाठ्यांक नहीं प्राप्त हो जाए और फिर गणना कर KMnO4 विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार KMnO4 विलयन का जब हम मानकीकरण कर उसकी सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं तो उसकी सहायता से फेरस लवण की हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं जो कि हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अपचायक पदार्थों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन किस किस तरह से की जा सकती है, परमैंगनेट से और डाइक्रोमेट से, और परमैंगनेट से यानी कि KMnO4 से जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो किस प्रकार हम KMnO4 का सॉल्यूशन बनाते हैं और किस तरह से सोडियम ऑक्जेलेट के सॉल्यूशन से उसका मानकीकरण करते हैं। धन्यवाद।